न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज गर्ग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। धन्यवाद। मनोज जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि कई वर्षों से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो भारत देश में भी देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व भारत और पाकिस्तान युद्ध जैसा माहौल बन गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने विवेक से सीज फायर किया सर, राइट सर? बिल्कुल सही। तो ऐसे स्थिति में हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, हम भारतवासी आर्थिक रूप से कितनी मजबूत बनकर आगे खड़े रहेंगे, क्या लगता है सर आपको? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है उसमें पूरे विश्व को मोदी जी ने दिखा दिया है कि हमारा देश सुरक्षित है। कोई भी अगर देश में आतंकवादी गतिविधियाँ, कोई भी गलत गतिविधियाँ करने की कोशिश करेगा तो उसको हमारी भारत सरकार मुँह तो जवाब दे सकती है। तो इसलिए पूरा देश, पूरा विश्व हम भारत को सुरक्षित महसूस कर सकता है। इसलिए हमारे देश में आगे बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि डेवलपमेंट हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस बहुत स्पीड से बन रहे हैं। और सुरक्षा भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश को पता लग गया है कि हिंदुस्तान हमारा सुरक्षित देश है। कोई भी इसकी तरफ बुरी नज़र उठा के देखेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी देश आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ भारत खड़ा है, जो कि एक सच्चा हिंदू राष्ट्र है और वो गलत गतिविधियाँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए भारत पूरा सुरक्षित देश है और इसलिए सभी देश हमारे देश में आके बिजनेस करना चाहेंगे और इसलिए हमारे भारत का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। सर, अभी जो तुर्की या दूसरा जो कंट्री उसके साथ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, भारत ने भी उसको स्पष्ट आदेश कर दिया उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। कि भारत ने स्पष्ट ये दिखा दिया है कि कोई भी आतंकवादियों का साथ देगा, कोई आतंकवादी देश के साथ खड़ा रहेगा तो उसके खिलाफ भारत हमेशा खड़ा है, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसको बिल्कुल विश्व से आउट कर देगा। सारा विश्व भारत के साथ उन देशों को बिजनेस से बाहर कर देगा और वो अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए सभी देशवासियों, सभी देशों ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी आतंकवादियों का साथ ना दे, बल्कि शांति, सुरक्षा और एकजुट होकर साथ चले, उसी में ही सभी की भलाई है। मनोज जी, एक बड़ा सवाल, हमारा भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। वर्तमान में चाइना शायद उस पोजीशन पे है, तो चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान को उकसाता रहता है, जिससे आर्थिक जो तरक्की भारत देश की न हो। क्या इनका मंसूबा पूरा होगा? देखिए, कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका मंसूबा पूरा नहीं होता, तो चाइना हो कोई भी कंट्री हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार दिनों पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। आज की डेट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से लगभग हो चुका है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्रीज़ के IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिनका पूरा विश्व सराहना करता है। तो इसलिए कोई भी देश चाहे कितनी भी बुरी तरह से देख ले, हमारे देश को वो अहित नहीं कर सकता है और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर जरूर पहुंचेंगे एक दिन। सर, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, 2 महीना पूर्व जो देश की वित्त मंत्री जी ने बजट पास किया था, हाँ जी, वो धन बल से बारिक भी हो गया। हाँ जी, उसमें 12,75,000 का जो छूट था, पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने बजट को अपने से जोड़ के देखा, पहली बार। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो बजट का कितना बेहतर सेगमेंट था सर? देखिए, इस बार बजट जो पेश किया गया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी कि भारत सरकार, वित्त मंत्री हमारे लिए इतना अच्छा पैकेज लाके देंगे कि 12 लाख तक छूट उन्होंने दे दी। सैलरी वालों के लिए 12,75 तक की छूट हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद। इतनी बड़ी छूट आज तक किसी ने भी नहीं दी है और मिड लेवल सेक्टर के लिए बहुत ही लाभदायक छूट है, क्योंकि उनके लिए टैक्स का बर्डन बहुत ही कम हो गया है। हमारा मिडिल सेक्टर हमेशा यही शिकायत रहती थी सरकार से कि उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं करती है। पहली बार सरकार ने दिखाया कि सरकार भी उनके बारे में सोचती है। इस बार विपक्ष भी ज़्यादा कुछ सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाई, क्योंकि सरकार ने मिडिल मैन के लिए, जो कि एक रीढ़ की हड्डी होती है देश के लिए, उसके लिए काम किया। शायद यही वजह था कि दिल्ली
जैसा चुनाव बीजेपी की झोली में गया? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, पब्लिक के बारे में सोचेंगे, तो पब्लिक भी आपके बारे में सोचेगी, आपको लेकर आएगी। उसी का नतीजा आप दिल्ली में देखेंगे, बाकी और भी स्टेट में जहाँ पे बीजेपी नहीं है, वहाँ भी आप इसका असर देखेंगे धीरे धीरे करके। सर, 2 सवाल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ जी। और एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा सर, एमएसएमई सेक्टर के बारे में जो हमारे नए दर्शक हैं, थोड़ा उनको बताएं कि कितना उनका टर्नओवर बढ़ाया गया, कितना उनका छूट की व्यवस्था की गई, या जो उनकी 40 डेज के अंदर पेमेंट देने की व्यवस्था कितनी मजबूती से सरकार ने किया है सर? देखिए, सरकार ने एमएसएमई के बारे में काफ़ी कुछ सोचा है। हर कंपनीज के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है। जो भी लार्ज कंपनीज है, उनको रिपोर्टिंग करनी होती है कि जो भी एमएसएमई को पेमेंट 45 डेज़ के अंदर नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग वो सरकार को करेंगे। आरओसी में करेंगे, इनकम टैक्स में करेंगे। अगर 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं होती एमएसएमई को, तो उसके लिए इंटरेस्ट पेबल होता है और खर्चा मान लिया जाता है। और उससे खर्चा मान लिया जाता है। और उसका बेनिफिट कंपनीज को तभी मिलेगा जब वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट किए बिना उस चाहे एक्सपेंस हो चाहे परचेज हो, आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, परचेज करते हैं, अगर एमएसएमई को 45 डेज के अंदर पे नहीं करते हैं, तो वो आपका इनकम ट्रीट कर ली जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सरकार ने एमएसएमई के लिए, एमएसएमई को मजबूत करने के लिए। और एमएसएमई के लिए काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस किया है उनके लिए टेंडर वगैरह में भी ईएमडी की छूट दी हुई है। लोन की व्यवस्था बड़ी आसानी से की गई है। अब बिना एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया है, और सभी बैंक सपोर्ट कर रही है एमएसएमई को, और काफ़ी सारी स्कीम्स एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती जा रही है। सर, आप नोएडा में बैठते हैं। हाँ जी। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका प्रोफेशन है। बिल्कुल। यहाँ तो बहुत सारी एमएसएमई सेक्टर्स हैं। हाँ जी। जुड़े हुए। हाँ जी। कुछ उन लोगों के लिए बोलना चाहेंगे, उनकी किस तरह की दिक्कतें होती हैं? देखिए, एमएसएमई के लिए भी छोटी सी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि टैक्सेशन सिस्टम, जो कि जीएसटी सभी के लिए बराबर है। अब उनको लिए बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग कंपनीज हैं, उनके साथ compete करने में दिक्कत आती है। तो थोड़ा उनके लिए सरकार अगर जीएसटी का प्रावधान में थोड़ी छूट देने की कोशिश करे, थोड़ी कंसेशन दे, तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, ताकि वो बिग प्लेयर से थोड़ा compete कर सके। तो सर, इस बार जो जीडीपी है वो बढ़ेगा पक्का? उम्मीद तो पूरी है। जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है कि जीडीपी बढ़ने की उम्मीद हमें पूरी है इस बार। सर, एक सवाल आ गया, इस बजट में एक बड़ा आयोजन है, ये मेरा बस 1-2 सवाल और भी है। सर, हमारे देश का जो स्टार्टअप है, हाँ जी, हमारे टैक्स का पैसा स्टार्टअप को लोन दिया जाता है, लेकिन क्या वजह है सक्सेस नहीं हो पाता सर? बहुत सारी स्टार्टअप बंद हो जाते हैं बीच में। हाँ तो जी। जो युवा उद्यमी है, आप युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो युवा उद्यमी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि स्टार्टअप को कितना प्लान तरीके से करो कि जनता का पैसा बर्बाद ना हो? बिल्कुल। देखिए, स्टार्टअप का जो गवर्नमेंट ने शुरुआत की वो इसलिए की थी, जो युवा लोग हैं, जिनकी अच्छी सोच है, नई सोच है, बिल्कुल अलग सोच है, उस सोच को बढ़ावा दिया जाए और उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए कुछ लोग क्या होता है कि स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर लेते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन वो उनको पास हिम्मत नहीं होती और पेशेंस नहीं होता। किसी भी बिजनेस को सक्सेस पैसा का डाइवर्जन कर लेते हैं। किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको पहली बात तो पेशेंस होना चाहिए, आपकी मेंटलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो पैसा आपने गवर्नमेंट से लिया है उसका सही यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। जिस पर्पज़ के लिए उस पर्पज़ की यूटिलाइजेशन अगर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी फैलती जा रही है स्टार्टअप के खिलाफ। तो इसलिए मेरी सभी स्टार्टअप लोगों से गुजारिश है, जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि कृपया करके जो भी आप फंड मनी लेते हैं गवर्नमेंट से, जो भी बेनिफिट्स ले रहे हैं, उसका सही उपयोग करें। जिस पर्पज़ के लिए लिया उसी पर्पज़ के लिए उपयोग करें, ताकि नए नए जो लड़के आ रहे हैं उनको उत्साह मिले, हौसला मिले, और वो आगे बढ़कर नए नए प्रयोग करें और नए नए बिजनेस सेटअप करें और हमारे देश का भविष्य उज्जवल करें। सर, आपने देखा होगा कि स्टार्टअप जो है किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को लेकर नहीं चलते, उसमें पैसा लगेगा, वो लेना चाहिए अच्छे एक्सपर्ट्स को। देखिए, बिना एक्सपर्ट एडवाइस के कोई भी बिजनेस सक्सेस होना बहुत मुश्किल काम है। हमेशा कोई भी सक्सेस पाने के लिए हमें एक कुशल और एक सुलझे हुए इंसान की और जो
उनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर हो, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। बिना एक्सपोजर एक्सपीरियंस के किसी भी बिजनेस को सक्सेस करना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा किसी एक्सपर्ट्स की, किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की राय जो लेनी चाहिए स्टार्टअप चालू करने से पहले, और समय समय पे उस राय का प्रयोग भी सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि युवाओं में जोश बहुत होता है। हाँ, लेकिन उनको एक्सपीरियंस, एक्सपोजर नहीं होता, उनको पेशेंस नहीं होता, तो पैसा गिफ्ट समझ जाते हैं और बर्बाद हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। सर एक सवाल और भी बड़ा था। हमारा जो मकसद है सर कि आप जैसे शख्सियत की बात वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण जी पर पहुंचे, हाँ जी। उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है जिससे वो बजट बनाते हैं सर। हम्म। इस बजट में क्या ऐसा कुछ और ऐड ऑन हो जाता, या भविष्य में कुछ ऐसा जो बजट बने उसमें क्या और जोड़ा जाए कि वो देश हित में हो सर? क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, इसमें एक मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, जो भी ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर जो टाइम पे टैक्स पे करते हैं, टाइम पे फाइलिंग करते हैं, उसके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम, कंसेशन स्कीम गवर्नमेंट उनको देनी चाहिए, उनको उत्साहित करने के लिए। कभी भी कोई स्कीम आती है, वो आती है डिफ़ॉल्टर्स के लिए कि डिफ़ॉल्टर्स का हम टैक्स छूट दे देंगे, इंटरेस्ट की दे देंगे, पेनल्टी की दे देंगे। लेकिन जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके लिए आज तक किसी भी तरह का कोई भी प्रोत्साहन कभी भी नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, अगर आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर को जिन्होंने कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा, उसके लिए कोई स्कीम लेके आए, उनको उत्साहित करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाएं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत हितकारी होगा। और जो भी डिफ़ॉल्टर है उनके लिए संदेश होगा कि अगर आप भी टाइम से पेमेंट करेंगे, आप भी सारी कंप्लाइंस करेंगे, तो आपको भी गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, आपको भी उत्साहित करेगी, आपको भी प्रोत्साहन देगी, आपको भी। तो इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए, ऑनेस्ट कंप्लायंस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूर कोई ना कोई स्कीम लेकर आए। जरूर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। अब पूरी उम्मीद है सरकार इसके बारे में भी कुछ जरूर सोचे। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, क्या सर जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए? अभी तक नहीं बना। हाँ जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के केसेस काफ़ी अपील के बाद सीधी प्रॉब्लम आती है, हम कहाँ जाएं। हाई कोर्ट में हर कोई नहीं जा सकता, तो एक ट्रिब्यूनल होना जरूरी है जो कि जीएसटी के एक्सपर्ट्स होते हैं। ट्रिब्यूनल में हमेशा एक्सपर्ट टीम बैठी जाती है जो हम लोगों को सुनती है। अब जीएसटी अपील के बाद हमारे पास कोई समाधान नहीं है, सीधा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने से लोग डरते हैं और बहुत पैसा भी लगता है उसमें। फिर इवन प्रोफेशनल्स नहीं जा सकते, एडवोकेट जा सकते हैं, सीएस नहीं जा सकते हाई कोर्ट में, तो वो अपनी बात नहीं कह सकते। तो इसलिए ट्रिब्यूनल का होना बहुत जरूरी है। और जो सबसे बड़ी बात है सर, जो पैसा विवादों में है सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वो चलन में आ जाएगा। बिल्कुल, ना वो सरकार के पास है ना जो पार्टी उसके पास है, तो वो पैसा चलेगा तो जीडीपी रोटेट होगा, तो जीडीपी बढ़ेगी। वो मार्केट में पैसा आएगा, और डिस्प्यूटेड पैसा रहेगा तो वो ना सरकार के काम का है ना पब्लिक के काम का, वो एक फ्रीज होकर रह जाएगा, ब्लॉक होकर रह जाएगा बस। तो ट्रिब्यूनल बनना बहुत जरूरी है, ट्रिब्यूनल बनना है। अच्छा सर, एक जनता का सवाल लेके मैं आपका सारा आया हूँ सर। जो 28% है, जैसे स्कूटी है सर, उस पर भी 28% है, तो उस पर कम होना चाहिए। हाँ जी, स्कूटी देखिए नेसेसिटी है जी। आपको अगर ट्रांसपोर्ट कर कहीं भी जाना है, कोई फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज का आपके घर के पास तो होती नहीं है, दूर होती है। और कहीं भी आपको मार्केट है, मार्केट भी घर के पास जरूरी नहीं है, तो कहीं भी जाना हो तो स्कूटी के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं है अभी कि लोग यूज़ कर पाए, वो ऑलरेडी ओवरलोडेड रहता है। यस। तो इसलिए पर्सनल व्हीकल के लिए स्कूटी स्पेस भी नहीं लेती रोड पे। कार से जाएंगे, कार स्पेस बहुत लेती है, तो वो आपकी लग्जरियस मानी जाती है। लेकिन स्कूटी नेसेसिटी हो, तो नेसेसिटी आइटम का रेट 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसे 28 से हटा के कट डाउन करके 18 करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लास्ट सवाल सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर हर सेक्टर में काम किया, चाहे वो अंतरिक्ष अभियान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्र में सर देखा जाता है जो बड़े प्लेयर हैं सर, हाँ जी, उनको भी टैक्स छूट दिया गया। जो अपने को किसान कहलवाते हैं, क्या बड़े प्लेयर को टैक्स में लाना चाहिए किसी भी तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखिए बड़े बड़े प्लेयर भी एग्रीकल्चर बन के आएंगे, उनको टैक्स की छूट दी जाएगी पूरी तरीके से, तो अभी छोटे किसान लोग हैं उनका क्या होगा? उनसे कौन खरीदेगा? बिग प्लेयर्स के लिए तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पूरा मार्केट है, वो कम रेट पे भी बेच देंगे तो उनको लॉस नहीं होगा इतना। लेकिन एक छोटा किसान कम रेट पे नहीं सेल कर सकता, उसे
उसकी पूरी रोजी रोटी उसी के बेस्ड होती है। तो इसलिए उन पर डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा टर्नओवर है तो कुछ ना टैक्स कुछ लगेगा। टैक्स लगना चाहिए। हाई टैक्स नहीं, लो रेट टैक्स हो, लेकिन टैक्स रेट होना चाहिए, राइट। एक टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए। तो जिससे कि वो सरकार को पैसा आएगा, किसी क्षेत्र में लगेगा। बिल्कुल, सरकार के पास भी पैसा आएगा और जो छोटे फार्मर लोग हैं उनके लिए भी राहत रहेगी, उनका वो उससे कम्पीट कर पाएंगे। अच्छा सर, आर्थिक विषय से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पर अपनी बात रख रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ जी, उसमें यही उसमें दलील दी जा रही है कि देश का पैसा बचेगा और पैसा किसी और काम में लगेगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल यही होना चाहिए। एक नेशन का हमेशा एक ही इलेक्शन होना चाहिए। बार बार कंट्रीज में इलेक्शन होता है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर इलेक्शन होते रहते हैं। उसमें बहुत ही हैवी अमाउंट एक्सपेंडिचर होता है। जी जी। गवर्नमेंट लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, पब्लिक भी डिस्टर्ब होती है। तो मेरी सलाह यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ना बहुत ज़रूरी है। उसमें समय की भी बर्बादी भी बचेगी, आपका पैसे की बर्बादी भी बचेगी, पब्लिक को भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी इलेक्शन होता है, मार्केट सब बंद हो जाता है, काफ़ी जगह ब्लॉक हो जाती है, रोड आचार संहिता लग जाती है, काम भी रुक जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल। एक मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ सर, युवाओं के लिए है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है किसी भी तरह से, आप काबिलियत पे ही बनेंगे। हाँ जी। तो ऐसा क्या आपके अंदर ड्रीम था कि आपने ये प्रोफेशन में जाना पसंद किया? देखिए, किसी भी देश की, किसी भी एंटरप्रेन्योर की, किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी फाइनेंस होता है। अगर आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनी इसलिए डूब जाती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर फंड नहीं होता, वर्किंग कैपिटल नहीं होता। अब इसको गाइड कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि रीढ़ की हड्डी पे काम किया जाए। रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा, सब बिजनेस भी मजबूत होगा, एंटरप्रेन्योर भी मजबूत होगा, पब्लिक भी मजबूत रहेगी। तो इसलिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन का चुना है। और हमारी कोशिश यही है कि इस बिजनेसमैन को, देश को, सबको हम अपनी सलाह से मजबूत कर सकें। चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। हो गया 18